वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, ये आज आपका दूसरा लेक्चर रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है और इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, जब तक आप पहला लेक्चर या इंट्रोडक्शन नहीं देखते हैं तब तक आप दूसरे लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या मतलब पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन था वो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। ठीक है, और उस पूरे सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है आपके पास पढ़ने के लिए। पहला लेक्चर में आपको मैंने बताया था टेस्टिंग क्या होता है और टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम टेस्टिंग क्यों परफॉर्म करते हैं। क्लियर। तो पहले लेक्चर में ही मैंने जिक्र किया था एक संस्था का नाम, जिसका नाम था BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि वही जो BIS संस्था है, जो इंस्टीट्यूट है, उस BIS का क्या काम है, आखिर वह BIS क्यों बनाया गया है और वह BIS एक्चुअली में करता क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्लियर। हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, रोल ऑफ BIS इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के टेस्टिंग में BIS का जो संस्था है BIS, उसका क्या रोल है, क्या वह काम करती है उस इक्विपमेंट के टेस्टिंग के लिए। क्लियर। देखिए, सबसे पहले जो होता है ना, पहले ISI यूज़ होता था। ठीक है, कहीं देखते होंगे वाटर वगैरह के बॉटल वगैरह में, या कहीं कोई पैकेज खरीदते होंगे, सामान वगैरह कुछ खरीदते होंगे पैक किया हुआ, तो उसमें डेफिनेटली आपको लिखा हुआ मिलना होगा ISI। क्लियर। या आप कभी किसी दुकान के सामने देखे होंगे कि एक फ्रेमिंग में आपका एक कैलेंडर टंगा होता है या सर्टिफिकेट टंगा होता है, उसमें लिखा हुआ रहेगा सर ISO। ठीक है, ये इस तरह से लिखा होगा ISO 9001, कुछ ऐसा लिखा रहेगा। क्लियर। अब जो पैकेज होगा उस पर ISI लिखा रहता है। ठीक है, देखिए आप नोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। BIS का फुल फॉर्म क्या होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगर पूछा जाता है कि ISI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगर वही चीज़ पूछा जाएगा कि इस ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये होता है क्या ISO का फुल फॉर्म। तो ये तीनों को आप एक जगह लिख लीजिएगा, BIS का फुल फॉर्म क्या है, ISI का फुल फॉर्म क्या है, ISO का फुल फॉर्म क्या है। क्लियर। अब ये तीनों क्या है कि एक संस्था है, ठीक है, जो कि सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अब सर्टिफिकेट किसको देगा, मान लीजिए, और क्यों देगा, समझने की ये बात है। जैसे कि अगर आपको ही बोला जाए कि अभी आप डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, आपका जो बोर्ड है क्या वो आपको सर्टिफिकेट दे देगी क्या कि आप डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, नहीं देगी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही रहता है कि जब तक इक्विपमेंट जो या मशीन जो है या डिवाइस जो है तैयार किया जाता है, जब तक BIS उसको सर्टिफाइड नहीं कर देती है, तब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है। कभी सामान खरीदते होंगे तो देखो लिखा हुआ या बोला जाता है, कितना सारा ऐड आता है कि जब तक आप ISI का हॉलो मार्क नहीं देखें तब तक वह सामान आप ना खरीदें। क्लियर। मतलब कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए वो दिया हुआ है, और ISI जो है एक संस्था है जो कि टेस्ट करके उसको मार्क करके रखता है या बता देता है, चेक कर लेता है कि हाँ जो भी आप प्रोडक्ट है वो आपका प्रोडक्ट क्या है, सही है और उसका आप यूज कर सकते हैं। यही है ना, जैसे कि आप डिप्लोमा पास कर जाएंगे, अगर आप 3 साल में कंप्लीट कर जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा फाइनली। क्लियर। और फिर तब उसके बाद यह वेरीफाई हो जाएगा कि आप एक डिप्लोमा इंजीनियर हैं। अगर वह सर्टिफिकेट आपके पास नहीं अवेलेबल होता है, तब तक में आपको कोई नहीं आपको कह सकता कि हाँ आपका डिप्लोमा कंप्लीटेड है या आप एक डिप्लोमा इंजीनियर हो चुके हैं। समझ में आई बात। तो वही हमारा क्या हो गया कि ये जो BIS हो गया या ISO हो गया या ISI हो गया, ये एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है जो कि डिवाइस को सर्टिफिकेशन करता है। अब कैसे डिवाइस को सर्टिफिकेशन करेगा, तो देखो मैंने बताया था 3 नाम आपको बताया था, होप सो आपने फुल फॉर्म उसका सर्च किया होगा, बट स्टिल आई डिडंट गेट एनी मैसेज, किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आया है। सो आप जस्ट राइट डाउन ऑन योर नोटबुक what is the full form of CPRI, NTA and ERDA, ERDA। ठीक है, उसका आप फुल फॉर्म लिख कर नोट करके सर्च करके आप ज़रूर भेजिएगा। ठीक है,
तो ये भी हमारा क्या है, इंस्टीट्यूट है। तो जो आपका टेस्टिंग एजेंसी है जैसे कि एनटीए हो गया या सीपीआरआई हो गया या फिर आपका जो एरडा हो गया, ये सारा एक टेस्टिंग संस्था है जो कि इक्विपमेंट या डिवाइस का टेस्ट करती है, मतलब परफॉर्मेंस जो है मशीन का चेक करती है, और वह परफॉर्मेंस चेक करके मैन्युफैक्चरर को देती है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, बीआईएस ले जाता है अपने रिपोर्ट को। अब बीआईएस में जो वहाँ पे इंजीनियर होंगे वह क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को चेक करके, मतलब जो उनका पैरामीटर है उस पैरामीटर के हिसाब से उसको मैच करेंगे। अगर उनके पैरामीटर के हिसाब से आता है, अगर फुलफिल कर रहा होता उसका पैरामीटर, तब तो आपको वह सर्टिफाइड करेगा, मतलब सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा कि हाँ आप जो है बना सकते हैं डिवाइस को। क्लियर। अगर वह सर्टिफिकेशन नहीं करता है तब फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि हाँ नहीं, आप उस ट्रांसफार्मर को या उस मशीन को या उस मोटर को, जनरेटर को आप नहीं बना सकते हो। फॉर सपोज अगर मान लेते हैं कि कोई भी, आप देखिए कि एक ट्रांसफार्मर बनाए आप जिसका रेटिंग है 25 kVA, ठीक है, या हाँ 25 kVA का कोई ट्रांसफार्मर आप बनाए। अब उस ट्रांसफार्मर में जितने सारे पैरामीटर दिया हुआ है बीआईएस के द्वारा, सारा क्या करेगा, सीपीआरआई या फिर एनटीए या फिर एडा टेस्ट परफॉर्म करके एक रिपोर्ट तैयार करके देगी। रिपोर्ट जो है किसको देगी, मैन्युफैक्चरर को। अब मैन्युफैक्चरर कहाँ ले जाएगा, बीआईएस में। तो 25 kVA के लिए जो पैरामीटर सेट किया होगा बीआईएस, उस पैरामीटर से वह मैच करेगा। अगर मैच करता है उस पैरामीटर से, बीआईएस अगर उसको मिलान करने के बाद सही पाता है तो वह सर्टिफाइड कर देगा। मतलब जो मैन्युफैक्चरर कंपनी होगी या जो कंपनी होगी जिसने कि 25 kVA का डिज़ाइन बनाया, टेस्ट कराया और टेस्ट कराने के बाद बीआईएस से सर्टिफिकेशन लिया, मतलब बीआईएस से सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया, उस 25 kVA ट्रांसफार्मर को कहीं पे भी वह सेल कर सकता है, मतलब बेच सकता है। अगर बीआईएस सर्टिफिकेट नहीं देती है तो उस 25 kVA ट्रांसफार्मर को वह बेच नहीं सकता है, ठीक है। अगर वह बेचता है तो यह इलीगल है और उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाता है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे है, तो बीआईएस जो है क्या कर रही है, टेस्ट किसी संस्था के द्वारा करवा के उसका रिपोर्ट चेक करती है और बताया जाता है कि हाँ उसके पैरामीटर्स है तो वह सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है। और फिर सर्टिफिकेट मिलने के बाद उस रेटिंग का जो डिवाइस है, ठीक है, वो डिवाइस कोई भी कस्टमर को आप बेच सकते हैं। समझ में आई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए कि BIS इज आवर नेशनल इंस्टीट्यूट। ध्यान दीजिए, BIS का फुल फॉर्म क्या बताए थे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो BIS क्या है, इंडिया के लिए हमारा क्या एक नेशनल इंस्टीट्यूट है विच स्पेसिफाइज द स्टैंडर्ड फॉर ए पर्टिकुलर मशीन, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स ETC। हर एक चीज़ के लिए, चाहे मटेरियल हो, चाहे मशीन हो या इक्विपमेंट हो, हर एक चीज़ के लिए क्या करता है, वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है, एक पैरामीटर सेट करता है कि इस पैरामीटर के अंदर या इस पैरामीटर को मैच करना चाहिए। अगर आप कोई भी मटेरियल यूज़ करते हैं या कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं या कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उसको क्या करता है, वो स्पेसिफाई करता है। समझ में आई बात। It tests the newly manufactured machine, equipments, ETC and gives the certification of standards when it undergoes the norms fixed by it। अब समझिएगा, सवाल ये उठता है सर कि ट्रांसफार्मर अगर मान लेते हैं कि 100 बनाया हुआ है या 500 बनाया हुआ है, तो क्या लग रहा है 500 ट्रांसफार्मर में चेक किया जाएगा? नहीं, ठीक है। 500 ट्रांसफार्मर अगर बना हुआ है या 1000 बना हुआ है, लॉट में जो बोलते हैं बहुत सारा बना हुआ है, तो सारे ट्रांसफार्मर के ऊपर ये टेस्ट करके चेक करेगी क्या? नहीं, उसमें से क्या करेगा, कोई एक नमूने के लिए कोई 1-2 ट्रांसफार्मर को वो पिक करेगा, ठीक है। 1-2 ट्रांसफार्मर पे सेम रेटिंग का होना चाहिए। अगर मान लीजिए 25 kVA का ट्रांसफार्मर है या 63 kVA का है या 100 kVA का है या 200 kVA का है, तो जिस रेटिंग का ट्रांसफार्मर बना हुआ है, अगर मान लेते हैं कि 100 kVA का 500 ट्रांसफार्मर बना हुआ है, तो उस 500 ट्रांसफार्मर में से किसी एक ट्रांसफार्मर को वह पिक करेगा, मतलब किसी एक ट्रांसफार्मर के ऊपर वह टेस्ट करेगा, और जो भी परफॉर्मेंस उस ट्रांसफार्मर का आएगा, सिंगल जो कि नमूना बोलते हो, उस नमूने का जो भी परफॉर्मेंस आएगा, ऐसा मान लिया जाता है कि वो जो बना हुआ 500 ट्रांसफार्मर है, 500 ट्रांसफार्मर का सेम रिजल्ट होगा। समझ में आई बात। तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो नमूना या जो लिया जाता है, जिसके के ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, उसको जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट को चेक करता है। जो भी स्टैंडर्ड उसने पैरामीटर, जो स्टैंडर्ड या फिर पैरामीटर फिक्स किया होता है, उसका ही क्या करता है, वो वेरिफिकेशन करता है। क्लियर।
हाँ, और फिर वेरिफिकेशन के बाद क्या करेगा, गिव्स इट्स सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स व्हेन इट अंडरगोज द नॉर्म फिक्स्ड बाय इट। जो नॉर्म्स उसने सेट किया है उस नॉर्म के हिसाब से अगर उसका रिजल्ट आता है या टेस्ट आता है, रिपोर्ट जो तैयार होता है वो रिपोर्ट रहता है, तो उसको क्या करेगा, वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। फॉर ए मशीन इट गिव्स द लिमिट्स ऑफ ए लॉसेस इफिशियंसी रेगुलेशन ETC। समझिएगा बात को कि यहाँ पे क्या बोल दिया कि एक लिमिट्स मतलब हम कह रहे हैं कि एक टॉलरेंस देता है। अगर आप मान लीजिए कि मोटर बनाए हैं या जनरेटर बनाए हैं, तो मोटर बनाने के बाद में उसमें रेगुलेशन होगा, वोल्टेज रेगुलेशन जिसको बोलते हैं, या स्पीड रेगुलेशन बोलते हैं। अब लॉसेस होगा, मान लीजिए कि हो सकता है उसमें कोर लॉस होगा या कॉपर लॉस होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी डिवाइस अगर आप बनाते हैं तो उस डिवाइस के लिए हमें जितना चाहिए उतना लॉसेस आप रख सकते हैं। एक पैरामीटर फिक्स किया होगा कि कोई भी डिवाइस होगा तो उस डिवाइस में मान लेते हैं कि 400 वाट या 300 वाट या 200 वाट या 800 वाट, कुछ एक वैल्यू फिक्स किया होगा कि इतना लॉसेस रहना चाहिए, उससे अधिक नहीं चलेगा। तो अब अधिक इन द सेंस कि वो बोल दिया कि मान लीजिए कि 500 वाट होना चाहिए, तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि 500 वाट लॉस होगा, हो सकता है 505 वाट हो जाए या 400 हो जाए। तो कम अगर लॉसेस होता है तब तो सही है। अगर 505 की जगह 500 की जगह पे अगर 1000 वाट आ जाता है, तो एक नॉर्म जो फिक्स किया था कि नहीं 500 होना चाहिए, तब तो वो फेल हो गया, वहाँ वो पैरामीटर को मैच नहीं कर रहा है। तब क्या करता है कि वो ऐसा कहता है कि एक लिमिट दे दिया है कि नहीं, अगर मैंने 500 बोला है कि 500 वाट होना चाहिए, तो चलिए अगर एक टॉलरेंस देता है कि 5% या 10% वेरिएशन हो तो चलेगा। समझ में आ रही बात? तो लॉसेस में अक्सर प्लस रहता है, मतलब +5% या +10%। बताऊंगा आपको कि एग्जैक्ट डेटा कि कितना वेरिएशन होता है हमारे डिवाइस में, वोल्टेज में कितना वेरिएशन होगा, स्पीड में कितना होगा, लॉसेस में कितना होगा, हर चीज़ के बारे में हम बताएंगे कि कितना टॉलरेंस जो है दे के रखता है BIS। समझ में आएगा? तो यही क्या करता है कि टॉलरेंस या लिमिट फिक्स करता है कि इतने के अंदर में होना चाहिए किसी भी डिवाइस का कोई भी पैरामीटर। क्लियर? तो वही काम करता है, यही चीज़ है। फॉर ए मशीन इट गिव्स द लिमिट्स ऑफ लॉसेस इफिशियंसी रेगुलेशन एंड ETC। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन ए पर्टिकुलर मशीन, जब कोई एक पर्टिकुलर मशीन हैज इट्स लॉसेस, इसके पास में कोई लॉसेस होता है, इफिशियंसी रेगुलेशन एटसेट्रा इन अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स, जो लिमिट्स को ISI या BIS दिया है उस लिमिट्स के हिसाब से जो है हमारा लॉसेस इफिशियंसी रेगुलेशन अगर होता है किसी मशीन का स्पेसिफाइड बाय BIS, जो कि BIS के द्वारा दिया गया है, इट प्रोवाइड्स ISI या फिर BIS सर्टिफिकेशन एंड मशीन हैविंग BIS सर्टिफिकेशन आर सपोज्ड टू बेस्ट फॉर यूज। ठीक है, जिस डिवाइस पे उसने टेस्ट परफॉर्म करा, अगर उसके पैरामीटर को वह मैच करता है तो क्या करेगा यह BIS एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। और अगर उसके पास वह BIS का सर्टिफिकेट होता है, इट मीन्स कि वह हमारा क्या है, सही है, इक्विपमेंट हमारा जो पैरामीटर था उसके हिसाब से है, तो वह हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। मशीन हैविंग BIS सर्टिफिकेशन आर सपोज टू बी बेस्ट फॉर यूज के लिए वह क्या है, बेस्ट है। समझ में? हर एक चीज़ के लिए होता है यूज, हैंस कस्टमर प्रिफर्स सच इक्विपमेंट्स। तब क्या होता है कि वही BIS का सर्टिफिकेट्स देखकर, या जिनको समझ में आती है ये सारी बातें टेक्निकल टर्म, वो देखता है और अगर उनको सही लगता है तो क्या करता है, फिर वह इक्विपमेंट को ख़रीदता है और उस इक्विपमेंट को यूज करता है। बिकॉज BIS सर्टिफिकेशन होने के बाद ये है कि आप उस इक्विपमेंट को यूज कर सकते हो, आप बेस्ट मान सकते हो। समझ में आई बात? अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ BIS। ये जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वह क्यों मतलब बनाया गया है, आखिर उसका क्या ज़रूरत पड़ गया है। तो वही चीज़ है, देखो कुछ भी बनाओगे तो हर एक चीज़ के लिए कोई एक कंट्रोल तो होना ज़रूरी है। समझ रहे हो बात को? जैसे कि अभी आप मान लो क्लास में हो, तो क्लास में टीचर का होना ज़रूरी है। क्यों? जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे को कंट्रोल करने के लिए। तो BIS जो है वही एक संस्था है कि यह होना ज़रूरी है कंट्रोल करने के लिए, जो क्वालिटी यूज़ हो रहा है डिवाइस बनाने में, या जो डिवाइस बनाने में जो टेस्ट करने के बाद जो परफॉर्मेंस आ रहा है, वह एक मानक, एक पैमाना तय करने के लिए। ठीक है, तो वही है कि BIS संस्था है जो कि हर एक पैमाना को तय करता है कि आपको इस पैमाने पे या इस मानक के हिसाब से आपको क्या करना है, बनाना है। देखिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या है BIS की, BIS
का ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों BIS को बनाया गया। हम लोग BIS का मतलब BIS का क्या ऑब्जेक्टिव, आप समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। हिंदी नहीं पता चल रहा ऑब्जेक्टिव का मुझे। सो टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर मशीन इक्विपमेंट्स मटेरियल्स ETC। स्टैंडर्ड्स मतलब क्या, एक पैरामीटर। तो कोई भी डिवाइस के लिए एक पैरामीटर बना देगा कि आपको उस पैरामीटर के हिसाब से आपको क्या करना है, डिवाइस को तैयार करना है। टू स्पेसिफाई द टॉलरेंस फॉर द टेस्ट रिजल्ट्स। अगर जो पैरामीटर बनाया है तब ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वही पैरामीटर पे आएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होने के चांसेस रहेंगे। तो जो टॉलरेंस होगा वही टॉलरेंस, वेरिएशन को ही हम बोल रहे हैं क्या, टॉलरेंस। जो वेरिएशन होगा तो उसके लिए क्या करता है कि टॉलरेशन ये प्रोवाइड करता है, टॉलरेंस ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि उतने टॉलरेंस उसके अंदर ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो टॉलरेंस वैल्यू दिया हुआ है उस टॉलरेंस वैल्यू के बाद आपका वैल्यू आता है या उससे अधिक आ गया, तो अधिक अगर आता है तो फिर वह सही नहीं है और कस्टमर के लिए सही, बिल्कुल जो कस्टमर के यूज के लिए वो सही नहीं है। तीसरा कहता है टू सजेस्ट अ स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर न्यूली मैन्युफैक्चर्ड मशीन। जो मैन्युफैक्चर्ड मशीन है मतलब नया तैयार किया गया है मशीन, उस मशीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट प्रेफर करते हैं। मतलब बोल दिया जाता है कि आपको ये टेस्ट परफॉर्म, जैसे 10 डेल्टा कैपेसिटेंस टेस्ट ट्रांसफार्मर के लिए नॉइज टेस्ट होता है सर, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट आपको करना ही करना है। हाई वोल्टेज टेस्ट होना अनिवार्य है। लोड जो होता है, नो लोड टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट जिसको बोलते हो आप, कोर लॉस टेस्ट, कोर लॉस टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रेसिस्टेंस टेस्ट, ये सब होना चाहिए वन टाइम, चेक किया जाता है। तो एक पैरामीटर या एक टेस्ट बता दिया जाता है कि हाँ ये सारा टेस्ट होना चाहिए। अब वहाँ पे ये भी वह पैमाना लगा देता है कि एक ट्रांसफार्मर पे होना चाहिए कि जितने सारे ट्रांसफार्मर बनेंगे सब पे होना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो ये तय कौन करता है, BIS करता है। नेक्स्ट आता है टू गिव BIS सर्टिफिकेशन फॉर गुड क्वालिटी ऑफ मशीन या मटेरियल्स। BIS क्या हो गया, इसका एक और भी काम है। ये क्या करेगा कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। और यह सर्टिफिकेट कब देगा, जब BIS का जो पैरामीटर है, जो पैमाना है, जो मानक BIS के द्वारा तय किया गया है उस मानक को फुलफिल करता है या उसको कंप्लीट करता है, तब जाके क्या करती है यह BIS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। समझ में आया, क्लियर। देखिए अब आप YouTube पे जाइएगा, YouTube पे आपको स्टीम एकेडमी करके एक चैनल होगा, उस चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उस पर बहुत सारे आपको वीडियो अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। STEMACADEMY स्टीम एकेडमी, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर आपको बहुत सारा कंटेंट जो है फ्री अवेलेबल होगा, ठीक है, रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जाम या जो भी JEE का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसके रिगार्डिंग, क्लियर। तो भूलिएगा मत, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा क्या, BIS का। तो आज हम लोग क्या देखे हैं, BIS क्या है, क्लियर। और इस BIS का ऑब्जेक्टिव क्या है, काम क्या है, क्यों हम लोग BIS का यूज़ करते हैं, मतलब क्यों BIS संस्था को बनाया गया है, क्लियर। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।